अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं समिया असलम। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, जो कि सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं। कपिंग से भी इनका ताल्लुक है। अब ये मेरे लिए एक डिफरेंट चीज़ थी, तो हम इनसे इसके बारे में भी जानेंगे। और उसके अलावा बहुत कुछ कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें डालेंगे। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी हैं, तो मैं उसको गलत ना प्रोनाउंस करूँ। तो मैम आप ही की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक। इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। मैम योगी फिर कपिंग में तो बोलते हुए भी हो रहा था। अच्छा, मैं ठीक बोल रही हूँ? फिर ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, और बड़ी बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा आपके बारे में, कैसे ये जर्नी का आगाज हुआ, कैसे आप इस फील्ड की तरफ आए? शुरू से बचपन से ही इंटरेस्ट था, या बड़े होके कुछ जैसे फैमिली आपका इस तरफ था, या आप खुद ही आई, और कैसे आप इस फील्ड की तरफ आए? नहीं, फैमिली में से किसी का भी बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटीज़ का तो शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था, बचपन से ही। लेकिन ऐसा सच ये कोई माइंड में नहीं था कि मैंने योगा की तरफ ही जाना है या कुछ ऐसा ही करना है। अम, मैंने कॉलेज में भी जो था फिजिकल एजुकेशन पढ़ी। लेकिन उसके बाद योगा की तरफ समझ लें कि मैं एक्सीडेंटली योगा की तरफ आई हूँ कि मुझे अपनी एक प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी जो मेरी योगा के साथ सॉल्व हुई। और उसका समझ लें कि रिटर्न में फिर मुझे ये था कि एक चीज़ मेरी ठीक हुई है तो मैं इसको लोगों के साथ जो है इसको मुझे शेयर करना चाहिए। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम छोटे-छोटे मसाइल जिनके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो एक छोटा मसला जो है वो सम टाइम ये होता है कि बड़ा हो जाता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, कुछ शायद डॉक्टर सम टाइम ठीक डायग्नोज़ नहीं कर पाते, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो बस वो ये था कि बाय चांस जो था मैं इस तरफ आई, और फिर बस वो मेरा जो इस तरफ आना था, उसके साथ फिर ये जो आपने कपिंग की बात की है, हिजामा जो कि एक सुन्नत प्रैक्टिस भी है, तो हिजामा की तरफ भी इसीलिए आना हुआ कि योगा, हिजामा, मसाज ये सब जो है ऐसी थेरेपीज़ हैं कि जिसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती। हम अपने अंदर के हीलिंग सिस्टम को जो है, हीलिंग मैकेनिज़्म जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसको स्टिमुलेट करके, उस पे हम मेहनत करके तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा वो उसके पीछे जो था, तो बस मतलब जो, और ये मैंने ये नहीं है कि बचपन में या मैंने शादी से पहले, ये मैंने शादी के बहुत सालों के बाद जो था ये प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की, और अब इसे मुझे करते हुए तकरीबन ये मेरा है 12वाँ साल, मतलब 11 साल हो गए मुझे इसको करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की मैं पहली सर्टिफाइड योगा टीचर थी जो कि नेपाल से मैं योगा सीख के आई, डॉक्टर चिंतामणि गौतम से। और इसके साथ-साथ जो था वो बाकी चीज़ें भी, कपिंग है और मसाज है, वो मैंने थाईलैंड से किया। फिर योगा थेरेपी में जो एक एडवांस कोर्स होता है योगा थेरेपी, वो योगा सीखने के बाद, कुछ अरसा प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। तो वो भी मैंने फिर थाईलैंड से ही किया था। तो बस वो एक माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ ही थी कि चलें हम एट लीस्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी-सी भी अगर किसी की पेन कम कर देते, और थोड़ा-सा अगर किसी के फेस पे हमारी वजह से स्माइल आ जाती है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। बेहतरीन। आई थिंक दैट्स रियली ऑसम। और बिल्कुल खुद ही अब वो अपनी ही इंसान ने अपनी इम्यूनिटी को यूज करके रिकवरी की तरफ जाना, ये तो आई थिंक ये सबसे बड़ी। हम जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उन चीजों की तरफ जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। मैम यहाँ पे मैं ये जरूर एग्ज़ैक्टली। लेना चाहूंगी, हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो हमारे कॉमन इश्यूज होते हैं, हम वो उनके सोल्यूशन आपसे पूछ सकें, वो जान सकें, ताकि किसी की हेल्प हो सके। और मैं ये हमारे जी, जी, व्यूअर्स में बिल्कुल। से भी जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं।
मैम योगा के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होता है कि कुछ लोग कि ये हमारी चीज ही नहीं है, ये तो है ही, जैसे हुँ, ये हुँ, हुँ, हिंदुओं हुँ। का है। ये भी एक लोग जी, कहते जी। हैं ये हमारे हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके जी, बारे में जी। भी जानना चाहूँ, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, या इसको योगा से आपका माइंड खराब हो जाता है, क्या होता है, क्यों, ये क्या एक मिसकंसेप्शन है? नहीं, इसमें इस तरह से है कि हम इसको इस प्रैक्टिस को जो है वो कभी भी हमें इसको मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये गो के ये स्टार्ट तो जब अभी मतलब ये तकरीबन कोई 5-6 हज़ार साल पुरानी प्रैक्टिस है और जो योगा है और इसमें ये है कि इसको मुसलमानों ने ऑन नहीं किया, हिंदुओं ने ऑन कर लिया, उन्होंने अपने उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में इसको शामिल कर लिया और इस तरह से और हमारे यहाँ पे भी यही समझा जाने लगा कि ये एक हिंदुआना प्रैक्टिस है या उनके रिलीजन की एक कोई ऐसी प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें हाँ, हो सकता है थोड़ा-सा किसी जगह पे जहाँ पे वो उनके मंत्रास आ जाते हैं, जो वो मंत्र इसमें पढ़ते हैं या कुछ पोस्चर्स हैं जिनके नाम उन्होंने अपने खुदाओं के नाम पे रखे हुए हैं। तो हम लोग उस चीज़ को उसको हम एक तो ये है कि हम लोग वो मंत्रास यूज़ नहीं करते। दूसरा ये है कि मंत्रास का इतना उसमें अहम रोल भी नहीं है योगा में और तीसरी बात ये है कि इसमें बगैर मंत्रास के, बगैर उन नामों को लिए हुए भी हम देखें ये एक हेल्थ के लिए ये एक हेल्दी फिज़िकल एक्टिविटी है और इसको हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है वो अपनी सबसे बड़ी चीज़ जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम योगा और इसमें साँस की मशकें जो हैं, वो हम कर सकते हैं। और ये एक जो है कि इसको खुदारा मैं ये हमेशा मतलब हर एक से यही कहती हूँ कि इसको मज़हब से हट के मतलब रखें, इसको मज़हब के साथ ना जोड़ें। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि जिसको हम मज़हब के साथ जोड़ दें। एक फिज़िकल एक्टिविटी है, एक लाइफ़स्टाइल है, आप उसको एक अपने अगर अपने रूटीन में कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेचेज़ हैं, कुछ ब्रीथिंग की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, थोड़ी-सी मेडिटेशन है, आप उसको अगर अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल कर लेते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो वो बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे अपने साथ हुआ और मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ कभी भी मैंने कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ कोई ना हो कि जो मैंने खुद जिस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो, जिसकी सच्चाई या जिसकी सदाकत जो है वो मेरे अपने ऊपर जब तक उस चीज़ का मैं अपने ऊपर से उस चीज़ को नहीं गुज़ारती या उस फ़ेज़ से नहीं गुज़रती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को उसके बारे में गाइड ना करूँ या उसके बारे में ना बताऊँ। स्टार्ट में बात हुई कि आपने कहा कि अपने जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, उसमें मैं ये थोड़ा-सा आपकी बात से आगे बात को बढ़ाऊँगी कि स्टार्ट में मैंने कहीं से नहीं सीखा था। मुझे मतलब मैंने इतने डॉक्टर्स के पास में गई और मैंने धक्के खाए जो मुझे प्रॉब्लम थी उसके लिए कि वो और डॉक्टरों की मेडिसिन से मैं बहुत ज़्यादा यानी मेरा लिवर ख़राब हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से। ज फिर एक वो भी एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप इसको छोड़ दें ये सारी मेडिसिन, आप सिर्फ़ फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, आप योगा अगर आपको आता है तो आप योगा करें, अगर कोई आपके करीब में है, घर के करीब तो आप जॉइन कर लें। लेकिन ख़ैर उस वक़्त इतना नहीं था योगा का इतना जो अवेयरनेस भी नहीं थी, कोई इतने स्टूडियोज़ वग़ैरह भी नहीं थे। फिर मैंने खुद से कुछ बुक्स ली तब तो यूट्यूब भी नहीं थी उस टाइम तो कुछ बुक्स लेके वहाँ से कुछ आसनास और कुछ स्ट्रेचिंग वग़ैरह और ब्रीथिंग जब की तो वो विदिन 1 मंथ मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक वो टाइम था कि जब मुझे कुछ नहीं आता था और मैंने जब मेरी अपनी पेन खत्म हुई तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि आप ये करें, आपके अगर नीज़ में प्रॉब्लम है तो आप ये कर लें, आपकी बैक में प्रॉब्लम है तो आप ये कर लें। तो वो उसी से भी लोग हील होना शुरू हो गए। ठीक है? लेकिन अंदर एक चीज़ थी कि नहीं, ये एक आप इसको कह लें कि अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं सामने ये गलत है, कि आपको खुद इतना नहीं पता और लोग आपके पास ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, लोग आपके पास आती हैं ख़वातीन आपको अपने मसाइल बताती हैं और आपको जब खुद एक चीज़ का ठीक है गो कि मैं उनको मतलब जितना मुझे पता होता था मैं बता देती थी, उससे भी सम टाइम वो ठीक हो जाती थी, लेकिन जिस तरह से पता होना चाहिए वो नहीं था।
तो फिर उसके बाद जो था फिर मुझे मैंने ये सोचा कि मुझे बाहर जाके इसको करके आना चाहिए प्रॉपर क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा टीचर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि हम यहाँ से जो है मैंने बहुत ढूँढा, उसमें बड़े सारे पैसे भी ज़ाया किए, टाइम भी वेस्ट किया बहुत सारा। तो फिर उसके बाद जो था उस वक़्त जबकि मुझे कुछ नहीं आता था, तब भी मेरे पीछे 100 प्लस लेडीज़ जो थी वो योगा करती थी। तो बस वो ये कि चीज़ें जो हैं वो अगर आपकी इंटेंशन आपकी ठीक है, आपकी नीयत ठीक है क्योंकि हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो जब हमारी नीयत ठीक होती है, हम राइट ट्रैक पे होते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर उसमें आपकी हेल्प करता है, मदद करता है और आपके लिए रास्ते जो हैं वो नए से नए खुलते चले जाते हैं। तो बस फिर वो ये कि इसी तरह से यानी ये जो था एक जर्नी इसके पीछे मतलब वही है कि एक कॉज़ फिर इसको एक मतलब मैंने एक कॉज़ की तरह जो था वो लेके इसको मैं चली। फिर मेरे माइंड में ये था कि अब मुझे इसको जो है वो लोगों तक पहुँचाना है, लोगों तक इसको लेके जाना है। फिर उसके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने एक छोटा-सा स्टूडियो बना दिया गुलबर्ग में क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो के नाम से। तो फिर अब ये है कि वहाँ पे हम लोग मतलब मेरा जहाँ तक ख़्याल है अपना कि पूरे लाहौर में इस तरह का कस्टमाइज़्ड कोई स्टूडियो नहीं है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग और प्लस ये कपिंग जो है हिजामा और मसाज, सिर्फ़ हमारी ये एक वहाँ पे सर्विसेज़ जो हम देते हैं, इसके साथ-साथ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जिसमें 50 आवर्स, 100 आवर्स, 200 आवर्स इसमें योगा के जो हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। जी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैम हमारे पास ये एक क्वेश्चन भी आया कि योगा की एक्सरसाइज के मुतालिक मजीद बताएं। तो थोड़ा सा आप जो एक कॉमन चीजें हैं जो और स्पेशली खवातीन में भी कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हैं या एक्सरसाइज नहीं करती हैं बाहर जा, तो वो योगा को किस तरह से अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है, फिर एनजाइटी और फियर और एक गुस्सा बहुत जल्दी आना है, बात बात के ऊपर चिड़चिड़ाहट, तो ये सारी कॉमन चीजें होती हैं। तो इनको हम किस तरह से, थोड़ा सा अगर आप इस पे बता दें कि हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं और इसमें योगा हमें हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, इसमें हम जी। योगा को किस तरह से उसको लेके अपने इन चीजों के ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आसमा मैं आपको ये बताऊँ कि ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, योगा में बहुत सारी ऐसी बहुत ईज़ी प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनसे आप अगर उनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक इतनी जगह चाहिए, एक मैट जितनी जगह जो है वो आपको चाहिए या समझ लें कि एक जाए नमाज़ जितनी जगह आपको चाहिए, ठीक है? घर के किसी कोने में एक जगह पे आप जाए नमाज़ जितनी जगह पे आप अपना मैट बिछाएँ या जाए नमाज़ पे बैठ जाएँ, वहाँ बैठ के आप एट लीस्ट चलें एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते, स्ट्रेचिंग भी नहीं करना चाहते, तो आप ब्रीथिंग जो है अब मैं आपको ये बताऊँ कि जितनी प्रॉब्लम्स जिनके नाम आपने लिए हैं, इनको हम ब्रीथिंग से अपने इनका सॉल्यूशन जो है ब्रीथिंग और मेडिटेशन में, बहुत अच्छा इनका सॉल्यूशन है और आप यकीन करें कि ब्रीथिंग जो है हमारी एक्चुअली क्या है हमारी बॉडी के अंदर 11 छोटे-बड़े सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें किसी भी सिस्टम को चाहे वो यूरिनरी सिस्टम है या वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या वो डाइजेस्टिव सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली काम कर रहे हैं। एक वाहिद रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा है कि हम अपनी साँस को लंबा करके, छोटा करके, इसके ऊपर काम करके, तो हम अपने इस पे हम वाहिद एक ऐसा सिस्टम है जिस पे हम काम कर सकते हैं और जब हम इस पे काम करके तो हम अपने बाकी सारे सिस्टम जो हैं उनको नरिश कर सकते हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं और उनको उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रीथिंग आप ये समझ लें कि जैसे एक चीज़ फ्यूल जो हमारी बॉडी का है या जो हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं वो हमारी साँस है। साँस के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर करें तो आप
ने भी अपने इर्द-गिर्द देखा होगा कि टेंशन, डिप्रेशन, अस्थमा बहुत सारे लोगों को आजकल, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नेज़ल एलर्जी बहुत ज़्यादा है, डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी डस्ट आप जब उसको इन्हेल करते हैं नोज़ के थ्रू, तो वो आपके अंदर जो है वो इरिटेशन सी होती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं। ये सारे मसले जो हैं, इनको अगर हम अपनी ब्रेथ को ठीक कर लें, सबसे पहले तो ये है कि एक आदत बनाएँ कि साँस हमेशा नाक से लें, मुँह से कभी भी साँस नहीं लेना चाहिए। जब हम नाक से साँस लेते हैं, तो हमारे नाक के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम साँस लेते हैं, तो वो ऐसे चीज़ें बनती हैं कि जो हमें इन सारी चीज़ों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, इन सारी चीज़ों से बचाती हैं, जब हम नाक से साँस लेते हैं। नाक से जब हम इन्हेल करते हैं, प्रॉपर हमारे लंग्स के अंदर साँस जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, हम लंग्स से एक्सहेल करते हैं, नाक से एक्सहेल करते हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा लंग्स, हमारे सिस्टम जो हैं, वो ज़्यादा प्यूरिफाई होते हैं, ज़्यादा सही तरीके से डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि नाक से साँस लेना है हमेशा, ठीक है? दूसरी बात जो है कि जब आप साँस लें, तो हमारा एब्डोमेन जो है वो बाहिर आना चाहिए। देखें, ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है कि जब हम बैलून में हवा भरते हैं, तो बैलून जो है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। जब उसकी हवा निकालते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं कि जब हम साँस अंदर लेके जाते हैं, तो लंग्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जब साँस हम निकालते हैं, तो लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि हम किस पोस्चर में बैठे हुए हैं। हमारी स्पाइन की टेंडेंसी जो है, वो स्पाइन यूँ राउंड करके बैठने में हम बहुत कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करते हैं। और जब हम स्पाइन को यूँ स्ट्रेट करके बैठेंगे, तो हम थोड़ी देर बैठेंगे, तो हमारी स्पाइन थक जाती है। लेकिन जब आप स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठेंगे, आपके स्पाइन के साथ जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो प्रॉपर उनमें से एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी, ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक होगा। आप जब साँस लेंगे, पूरा साँस अंदर जाएगा। आप कमर को झुका के बैठें और आप साँस लें, तो आप एक लंबा साँस कभी भी नहीं ले ले सकते। क्योंकि आपके लंग्स जो हैं, जब आप अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे, तो आपकी रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो आपके लंग्स जो हैं वो भी श्रिंक हो जाएँगे, लंग्स छोटे हो जाएँगे और उनके अंदर प्रॉपर एयर नहीं जा पाएगी। तो जब हमारे लंग्स के अंदर प्रॉपर एयर नहीं जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ज़ाहिर है लंग से ब्लड ने जो है वो ऑक्सीजन लेनी है, और वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करनी है। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, उनकी रिसर्च ये कहती है कि हमारी एंग्जायटी, डिप्रेशन की बहुत बड़ा कॉज़ जो है वो हमारी शैलो ब्रीथिंग है, जो हम सिर्फ़ चेस्ट तक ब्रीथिंग करते हैं। हम साँस को डीप अंदर नहीं लेके जाते, हम उसको डीपली बाहर नहीं निकालते। हम छोटे-छोटे साँस लेते हैं, जो हमारे सिर्फ़ लंग्स तक रहते हैं, ये मतलब चेस्ट तक रहता है साँस, जिसकी वजह से जो ब्रेन को है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आप ये देखें कि पूरे दिन में कभी आपने सवाए नमाज़ के, कि उसमें जब आप सजदा करते हैं, तो आप उस पोज़ीशन में होते हैं कि आपका हार्ट का लेवल ऊपर होता है, आपका सर का लेवल नीचे होता है। तो जब हम कोई भी ऐसा पोस्चर योगा में करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन जो है, हमारा सर जो है, वो हमारा हार्ट के लेवल से नीचे होता है, तो ब्लड की सर्कुलेशन उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, ब्लड का फ्लो बेहतर होता है सर की तरफ, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे ब्रेन के सेल्स को नरिश करती है, और उससे ब्रेन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। डिप्रेशन, एंग्जायटी और स्ट्रेस जो है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जायटी के लिए कपिंग में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। कपिंग का जो हिजामा है, जो कि एक प्रोफेटिक जो ट्रीटमेंट है, एक सुन्नत ट्रीटमेंट है, इसमें एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जिनसे जो सुन्नत पॉइंट्स हैं, उनमें से ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इवन कि एक-एक पॉइंट जो है वो 72 डिज़ीज़ को कैटर करता है। इतने यूज़फुल पॉइंट्स हैं हिजामा में। मिग्रेन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे बेटे को 5-5 दिन तक वो ऐसी शदीद, मतलब उसके सर में दर्द शुरू होती थी कि 5-5 दिन वो कमरे से नहीं निकलता था। और
आप बिलीव करेंगी कि डॉक्टर के पास मैं उसे लेके गई, डॉक्टर ने एक डोज़ जो थी 14 टैबलेट्स डिफरेंट क किस्म की, उसको लिख दी, लेकिन मैंने नहीं दी उसे। उससे मैं एक और डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने कहा बिल्कुल इसको कोई आपने दवाई नहीं देनी, बच्चे का लाइफ़स्टाइल चेंज करें। चलें लाइफ़स्टाइल भी चेंज किया, थोड़ा-सा टाइम से सोना शुरू हुआ, थोड़ा-सा दिन की रोशनी में निकलना शुरू हुआ, वॉक वगैरह शुरू की, तो वो थोड़ा-सा बेहतर हो गया। लेकिन जब मैंने उसको मतलब वो नहीं करवाता था, लेकिन मैंने उसको एक दिन ज़बरदस्ती पकड़ के सर में कप लगा दिया। उसकी मैंने कपिंग मैंने और बाकी कोई पॉइंट नहीं लगाया था। वाहिद उसके सर में एक कप लगाया था मैंने। और आप बिलीव करें कि ये आज से कोई 3, 4, 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद कभी भी उसे उस तरह से मिग्रेन नहीं हुई, कभी सर में उस तरह से दर्द नहीं हुई। तो ये इतना अच्छी प्रैक्टिस है और हम जितने बिलीव के साथ, जितने यकीन के साथ कोई भी चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। कपिंग की तरफ मेरा आने का भी यही था कि मैंने इसको एक सुन्नत के तौर पे मैंने खुद पहले करवाई और इससे मुझे खुद बहुत ज़्यादा मतलब अपना आप लाइट फ़ील हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मतलब एकदम ऐसे लगता है कि जैसे आप जब कपिंग करवाते हैं तो उसके बाद जैसे हर चीज़ आपको ज़्यादा रोशन, ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। इवन कि नमाज़ में ज़्यादा दिल लगने लग जाता है। तो वो बस ये था कि फिर वो मैंने इसको भी इसीलिए सीखा कि ये एक मुझे बहुत अच्छी मतलब एक प्रैक्टिस लगी जिसके बाद फिर मैंने इसको जो था वो प्रॉपर इसको मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, इसको सीखा मैंने। तो ये है कि थोड़ा-सा मतलब नेचुरल हमारे अंदर ही जो है हीलिंग का सिस्टम हमारे अंदर है। हमें सिर्फ़ थोड़ा-सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने लिए सिर्फ़ अगर 15-20 मिनट भी डेली निकाल लेते हैं ना, तो उससे आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है कि आप आसमा बिलीव कीजिएगा कि मैं शायद मतलब कई सालों से मौसम चेंज होता है, हालाँकि बहुत सारे लोग हैं, वेदर जैसे ही चेंज होता है, फ्लू हो जाता है, गला खराब हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी भी ऐसा जो है कुछ भी ना कोई फ्लू, ना कोई गला खराब, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये बस ये है कि थोड़ा-सा अगर आप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुपर मैम। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि हम एक्टिविटी एंटीबॉडीज तो हमारे अंदर ही होती हैं बिल्कुल, ना, कि जो जरासीम के या जो उन सब बीमारियों के खिलाफ लड़ती हैं, तो ये सारी चीजें आई थिंक उनको एक्टिवेट कर देती हैं, उनको ज्यादा हुँ, एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाती है। और लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के साथ वो उनको बिल्कुल, नुकसान भी पहुंचता है। वो जहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं वो किलिंग का भी एक सिलसिला अंदर शुरू हो जाता है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब भी एक्सरसाइज या दूसरी चीजों पे होते हैं तो मैं ये जरूर पूछती हूँ कि अच्छा, एक एक्सरसाइज हमें जैसे यूट्यूब पे आपने कहा बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो हम हर चीज को फॉलो कर सकते हैं? एक्सरसाइज में तो जैसे होता है कि एक बॉडी है तो सर्टेन टाइप की बॉडी है। अब मेरी बॉडी थिन है तो उसके लिए एक सर्टेन काइंड की एक्सरसाइज होंगी, मैं हर एक एक्सरसाइज को नहीं कर सकती। अगर कोई फैट है तो उसकी एग्ज़ैक्टली। अलग काइंड की एक्सरसाइज होंगी। इसी तरह योगा में मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि योगा में आप हर बहुत सारी हमें चीजें मिल जाती, तो आप एक सर्टन होता है सबके सभी के लिए एक ही टाइप का है, या यहाँ पे भी स्पेसिफाई होगा कि आपका मसला देख के हम बताएंगे कि आपका हल क्या है? तो थोड़ा इस बारे में भी गाइड करें, या जहाँ से मिलता है ये आप यूज को अच्छा, इस्तेमाल कर इसमें सकते हैं? देखें ये आपने बड़ा खूबसूरत एक मतलब क्वेश्चन और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने ये क्वेश्चन जो पूछा इट मीन्स कि आपको इसके बारे में थोड़ी-सी नो हाउ है, कि अपनी बॉडी के साथ कभी भी जो है वो फन नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, वो तो बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि इंसान को सीरियस होना चाहिए और हमारी प्रायोरिटीज़ में जो है हेल्थ का पहला नंबर होना चाहिए, लेकिन जो कि अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। अच्छा हमारे पास यकीन करेंगे अब वो बात पिछली कि जब मैंने योगा अभी नहीं सीखा था, तो मेरे पास भी जब बहुत सारी ख़वातीन आती थी, मैं एक ग्राउंड में योगा करवाती थी, ठीक है? हम लोग टेंट लगा के ख़वातीन को उसके अंदर करते थे योगा। तो उसमें ये ऐसे ही होता था कि अगर 16 साल की एक लड़की भी उसमें है, एक 40 इयर्स की औरत भी उसमें है, एक 65 प्लस औरत भी उसी में कर रही है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं हर्ट होने के, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सम टाइम आपके नीज़ हर्ट हो जाते हैं, सम टाइम आपकी बैक में पेन निकल आती है। ज़ाहिर है देखें एक चीज़ जो 20 इयर्स की लड़की कर रही है, वही चीज़ अगर हम 60 ईयर की औरत को करवाएँगे तो वो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा।
हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया ना कि हमारे मेरे स्टूडियो पे सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉपर जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, तो हम सबसे पहले उससे एक मेडिकल क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हेल्थ का लेवल क्या है इनका, या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ ये आए हैं। उसके बाद जब ट्रायल क्लास में टीचर जो है वो असेस करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये किस लेवल का ये आया बिगिनर क्लास में जाएगा, इंटरमीडिएट में जाएगा या कि एडवांस क्लास में जाने के ये इतना मतलब एलिजिबल है या नहीं, एडवांस क्लास में जाने के। तो इस तरह से फिर हम उसको पहले तो असेस करते हैं और देन फिर हम उसको गाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा आ जाता है पेशेंट या स्टूडेंट जो नीज़ प्रॉब्लम के साथ है या बैक पेन के साथ है या मिग्रेन है या कोई और प्रॉब्लम है, वर्टिगो है या कुछ भी है, तो उसको फिर हम थेरेपी वो हमारी डिफरेंट अलग क्लासेस होती हैं, थेरेपी जो वन ऑन वन सेशंस ज़्यादा उसमें होते हैं। क्योंकि देखें, जहाँ 10 लोग मतलब बिल्कुल यंग हैं और वो उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनके साथ कोई मेडिकल इश्यू भी नहीं है। उसमें अगर आप एक 50-60 ईयर का ऐसा बंदा जिसकी नीज़ में प्रॉब्लम है या जिसकी बैक में प्रॉब्लम है, आप उसको उनके साथ तो ये तो बहुत बड़ा ज़ुल्म है ना। ये तो बहुत जो है वो एक गलत बात हो जाती है। तो वो फिर ये है कि वो हम उन लोगों को अलहदा करवाते हैं, जो एडवांस वाले होते हैं वो उनकी अलहदा से क्लास होती है। तो इस तरह से क्योंकि वो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर एक को जो है वो एक ही लेवल पे और एक ही तरह से आप करवाएँ। अ, हो रहा है बिल्कुल ये जो आप भी देख रही होंगी कि हमारे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड्स में जो योगा हो रहा है, नो डाउट कि चलें अच्छा एक काम है कि उन्होंने लोगों को घरों से निकाला, वहाँ पे योगा कर लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब हम मेरे अपने एक जानने वाले वो हार्ट कंडीशन के साथ वो मतलब वॉक करते थे अपने घर के सामने उनके पार्क है, वहाँ पे योगा होता था, वो उन्होंने एक दिन योगा किया तो वो पता नहीं उन्होंने कौन-सा मतलब एक पोस्चर करवाया काफ़ी इंटेंस, तो वो उनकी जो थी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और वो तो कहें कि बस मुझे लग रहा है कि बस वो आखिरी वक़्त मेरा आ गया था। फिर वो ख़ैर उन्होंने क्विट करके तो वो कहते हैं 10 मिनट लेटा रहा वहीं पे ग्राउंड में और फिर थोड़ी-सी तबीयत जो बेहतर हुई तो फिर वो घर आए। तो इस तरह से फॉर गॉड सेक मैं हर एक से ये कहती हूँ कि आप मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही पास आएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ। आप चाहे कपिंग करवाएँ, आप चाहे योगा की क्लासेस लें, आप चाहे मसाज के लिए जा रहे हैं, एट लीस्ट आप अपने टीचर का प्रोफाइल ज़रूर देखें कि आपके टीचर ने कहाँ से सीखा है, आपके टीचर ने कहाँ से किया है। फिर ये कि आप उनका सेटअप देखें कि कितना हाइजीनिकली वो आपको मतलब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जो हैं चीज़ें कहीं कपिंग में हम कोई चीज़ रीयूज़ नहीं करते। ना कोई कप, ना कोई ब्लेड, ना कोई शीट, ना एवरीथिंग हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप कहीं पे भी जाएँ, इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें क्योंकि मैं समझती हूँ कि सेहत से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत जो हमारे पास है, वो हमारी सेहत है, वो हमारी हेल्थ है। वो चाहे इमोशनल हेल्थ है, वो फिज़िकल हेल्थ है, वो स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो वो हमें इस चीज़ का थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाएँ और ये हमारा राइट बनता है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको फ़ीस देते हैं और हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम उसका प्रोफ़ाइल देखें कि आया उस डॉक्टर ने आया वो सर्टिफ़ाइड भी है या नहीं है। तो इसी तरह से आप कहीं पे भी जाएँ तो एट लीस्ट अपने अपने आप के साथ जो है वो मज़ाक ना करें, अपने आप के साथ जो है वो खेलें मत और अपनी हेल्थ के साथ। तो आप उस इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, क्या है वहाँ पे क्या है आगे? जी। बिल्कुल। और आई थिंक इसमें आपको अपना भी रखना चाहिए कि आपको अपना भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या-क्या मसला है हुँ। कि हम लोग जैसे टीवी पे या जो हम लोग फ़ोन कॉल पे तो अच्छा मेरे ये घुटने का दर्द है या ये दर्द है। हो सकता है आपके घुटने की दर्द के सिम्पटम्स कुछ और हों, किसी और के एग्ज़ैक्टली। घुटने का दर्द है तो हुँ। उसकी वजूहात कुछ हों। तो हुँ, थोड़ा-सा आपको हुँ, अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो आम हो हुँ। तो आम का तो इतना मसला नहीं होता कि आम हाथों में या कहीं दर्द है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई सीवियर मसला है और काफ़ी अरसे से है,
तो आपको एटलीस्ट एक दफ़ा अपनी तशख़ीस करा लेनी चाहिए, आपको एक दफ़ा अपना पूरा एग्ज़ैक्टली। मुआयना करा लेना चाहिए, तभी आप एक बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही हमें चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। मैम, आपने बिल्कुल, कपिंग का बिल्कुल, कहा, कपिंग के ऊपर एक सेशन हमने किया था, लेकिन क्योंकि ये एक उसी वक़्त मुझे पता चला था कि ये चीज़ ये हमने पुराने ज़माने की जब किताबें होती थी, तो मैं आपको सच बताऊँ उसमें पढ़ा था कि हजामा हुँ, के हुँ, बारे में, जो हुँ, हुँ, हमारे वो सिपाही होते थे या सुपर सलार होते थे, तो उनको वो लेके जाते थे। उसके बाद हमने हुँ, अपने बचपन से लेके कहीं अब इर्द-गिर्द नाम नहीं सुना। फिर रिसेंटली एक सर आए थे, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उनसे सुना। अब उसमें मुझे ये लगता था कि गर्ल्स के बारे में ख़वातीन के लिए भी ये है, ख़वातीन भी इसको करा सकती हैं, और इसमें मैं एक सवाल ज़रूर रखूँगी, शायद कुछ लोगों को इससे अवॉइड करें या कुछ लोग करें, लेकिन मैं इस सवाल को ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन कहती हैं कि हम तो वैसे ही मंथली इतना खून बहा देते हैं, तो हमें क्या हुँ, ज़रूरत है इस कटिंग की, या हुँ, हमें हुँ, हुँ, हिजामा इसकी ये हमारे लिए नहीं है। तो ये एक हुँ। मिसकंसेप्शन है, तो ये स्पेशली ख़वातीन के लिए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा, ताकि ये उनके लिए भी एक मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। जी, बिल्कुल एक तो ये है कि कपिंग जो हिजामा जिसको बोलते हैं, इसका अगर देखा जाए तो ये भी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। ये भी तकरीबन कोई हज़ारों साल पुरानी प्रैक्टिस है और ये चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसमें कपिंग का भी ज़िक्र मिलता है। और इस पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, तो वहाँ उन्हें ये तोहफ़ा के तौर पर जो था वो हिजामा एक इनको मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा दिया गया था, कि आप अपनी उम्मत का इलाज हिजामा से करें, ठीक है? दूसरी बात जो आपने की कि हमने कभी इसका नाम नहीं सुना या इर्द-गिर्द इतना बहुत ज़्यादा देखा नहीं था, अब जो है वो हमारी कह लें कि बैड लक कह लें या हमारी जहालत कह लें या कुछ भी कह लें इस चीज़ को, कि हम किसी भी चीज़ को उस वक़्त तक, चाहे वो हम उसको कुरान में भी पढ़ते हैं, हम उसको हमें बार-बार बताया भी जा रहा होता है, लेकिन हम तब तक उस चीज़ पे ईमान नहीं लेके आते जब जब तक गोरा साहब उस पे अपनी स्टैम्प नहीं लगा देते। ट्रू। अभी आपने देखा कि चंद सालों में कपिंग जो है बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड हो गया। उसका रीज़न यही था कि डब्ल्यूएचओ ने जब इसको अप्रूव किया और उसके बाद सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स हमारे और क्रिकेटर्स और इन सब ने हिजामा करवाना शुरू किया। जब इन लोगों ने हिजामा करवाना शुरू किया, अब बात फिर वही आ जाती है कि हम जिनको आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं या जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमारे यही लोग हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हो गए, जो हमारे प्लेज़ में काम करते हैं या जो अदाकार जो हैं, फनकार जो हैं, तो उनको जब हम देखते हैं कि ये करवा रहे हैं, तो फिर हमारी जो लोग हैं, वो भी इस चीज़ को वो कहते हैं, वाह जी वाह! ये तो एक बहुत अच्छी एक टेक्नीक आई है, जो हिजामा जो है वो फिर वो करवाना शुरू करते हैं। हालाँकि ये तो एक सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब-जब उन्हें प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वो लेकिन वो ये था कि वो तो हमारे लिए सिर्फ़ हमें दिखाने के लिए कि ये उस उन जगहों पे उन्होंने पॉइंट्स लिखवाए। जैसे वो सर वाला पॉइंट जो है, वो जब जादू वगैरह का जो था वो हुआ, तो उन्होंने सर वाला पॉइंट जो है वो करवाया। तो इस तरह से वो सिर्फ़ हमारे लिए था, हमें अपने मतलब उम्मत को, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीज़ इस तरह से है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है हिजामा में कि जो है हमारा ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकल जाते हैं और उनको मतलब ब्लड जो है वो प्यूरिफ़ाई हो जाता है। अब जो आपने बात की कि ख़वातीन का जो है बिल्कुल इसमें ये है कि ख़वातीन करवा सकती हैं, बिल्कुल करवा सकती हैं। वो एक अलहदा सिस्टम है, ठीक है, वो मतलब ब्लड जो है वो निकलता है, होता है। लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर अगर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बेशक वो ना करवाएँ। लेकिन अगर उन्हें कोई फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है या उन्हें कोई इसमें जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है हिजामा। इसमें एलर्जीज़ में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इसके रिज़ल्ट्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट आते रहते हैं इस तरह के। इसके अलावा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के जो हैं बहुत अच्छे, फिर नज़रे बद या कोई जादू के असरात हैं, कुछ इस तरह का है, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसके अलावा भी जो होता है कि मतलब बहुत आपको अपना आप जो है वो लाइट फ़ील होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता ये है कि 12 ईयर्स से कम लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको हिजामा नहीं रिकमेंड करते हम लोग। बच्चों में मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो बहुत लाइट सा वो फिर ज़ाहिर है वो जो हीलर है या जो थेरेपिस्ट है वो देख लेता है कि प्रॉब्लम किस लेवल की है, किस तरह की है। उसके अकॉर्डिंग वो फिर बहुत लाइट सा बच्चों का तो खैर होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो फिर बहुत लाइट सा वो जो है उनको ड्राई कपिंग कर दी जाती है, मतलब बगैर कट्स लगाए वैसे ही कप लगा दिया, 5-7 मिनट लगा के तो वो उसको उतार दिया। बस वो इस तरह से फिर जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए हिजामा जो है बहुत अच्छा है। इसमें मसाज कपिंग जो है फेस की एब्डोमेन की जो फैट के लिए और प्लस एब्डोमिनल अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मसाज बहुत अच्छा है। एब्डोमिनल मसाज जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगी कि उनके लिए योगा जो है ये इसमें आप ये ना समझें कि योगा की ये प्रमोशन है या कुछ ऐसा है। ये मैं अपने दिल से मतलब जो है वो कह रही हूँ कि योगा एंटी एजिंग इसमें ऐसे पोस्चर्स हैं जो एंटी एजिंग हैं, जो आपकी एज जो है ना उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। वो जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन हम उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। हम उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने फेस पे जो ग्लो है या फेस के जो रिंकल्स हैं या जो मतलब ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बहुत बेहतर और एंटी एजिंग मतलब कई पोस्चर्स ऐसे हैं फेस के लिए ग्लो के लिए हैं कई पोस्चर्स जो हैं इसमें डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल हैं तकरीबन यानी कि हर चीज के लिए कुछ ना कुछ इसमें है इवन के मेडिटेशन जो है हाँ, अगर मतलब टाइम है तो हम थोड़ा-सा इस पे बात करेंगे, मेडिटेशन पे बात करना चाहूँगी मैं। जी मैम, श्योर श्योर। कि मेडिटेशन बेसिकली क्या है, जैसे अभी आपने पहले भी कहा कि गुस्सा जब आता है या ये हमारे सारी चीज़ें जो हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या गुस्से का आना या मूड स्विंग्स होना या जो है वो किसी चीज़ का बहुत बुरा लगना, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं, हमारे माइंड की सारी गेम है। तो देखें हमारी जो बॉडी है उसको हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे माइंड को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो हमारी ब्रेथ है, वो हमारी साँस है। जब हम साँस की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मशकें करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा कंट्रोल हमारे माइंड के ऊपर आ जाता है, जिससे ये होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, आपकी आपका रिमोट कंट्रोल आपके आपके हाथ में अपने हाथ में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, किसी ने कुछ गलत कहा, साथ ही मेरा मूड ऑफ हो गया या मुझे गुस्सा आ गया। इट मीन्स कि मेरे मेरे माइंड का कंट्रोल तो मेरे हाथ में ना हुआ। कि मुझे किसी की बात से बाहर से एक स्टिमुलस आया, उसने मेरे माइंड को जो है डिस्टर्ब किया और मुझे गुस्सा आ गया। तो हम जब ये ब्रीदिंग की टेक्निक्स जो हैं यूज़ करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब है कि आपने 15 से 20 मिनट स्टार्ट में ये होता है कि आप 5 मिनट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 टू 20 मिनट्स डेली अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें कि आपने खामोशी से चुप करके बैठना है और आपने सिर्फ़ अपने साँस के ऊपर फ़ोकस करना है। साँस को आपने कुछ नहीं करना, आपने साँस को ना लंबा करना है, ना छोटा करना है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, उस ब्रेथ के ऊपर फ़ोकस करना है, कि साँस कैसे आ रहा है, साँस कैसे जा रहा है। साँस अंदर जाता है तो वो थोड़ा-सा हवा जो है थोड़ी ठंडी होती है, जब आप उसको बाहर निकालते हैं, तो वो थोड़ी वार्म हो चुकी होती है, जब बॉडी के अंदर से होके आती है। इट मीन्स कि बॉडी के अंदर जाके जो कुछ वो साँस करती है, जो मतलब वो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है। बाकी जो अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हवा लेके बाहर आती है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपकी ये जो ब्रेथ जो है या जो साँस हम लेते हैं या जो हम मेडिटेशन इस साँस पे हम फ़ोकस जब करते हैं और हम अपने एक्चुअली हम अगर ये कहें कि हमें अपने उस माइंड की उस स्टेट तक जाना है कि जहाँ पे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे लिए हम एक ऐसी जगह पे हों, जहाँ पे कोई मिज़रीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, जहाँ पे कोई हमारी लाइफ़ की कोई ब्लैक साइड नहीं है, तो वो उसके लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ता है।
हमें अपने अंदर का सफ़र, जिसको आप अपनी ज़ात का सफ़र कह सकते हैं, अपने अंदर का सफ़र कह सकते हैं। एक्चुअली शायद अगर बात थोड़ी-सी मुश्किल ना हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान के अंदर अपनी रूह डाली, अल्लाह ताला ने। अब वो जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं माशरे में, माशरा सोसाइटी हमारी कंडीशनिंग करता है, हमारी फैमिली हमारी कंडीशनिंग करती है बच्चों की। बच्चे झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, बच्चे डॉज करना भी सीख जाते हैं। हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हम बहुत सारे लालच, बुग़्ज़, हसद, कीना, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है कि हमारी जो सोल है, सोल के ऊपर लेयर्स, लेयर्स, लेयर, लेयर, लेयर लेयर्स चढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब वो सोल जो है वो तो कहीं अंदर दब के रह जाती है, ऊपर सिर्फ़ वो नेगेटिविटी की लेयर्स ही होती हैं। अगर हम ये कहें कि हमें सुकून हो, हमारे फेस पे सुकून नज़र आए या हम रिलैक्स हों, हम मेंटली रिलैक्स हों, हम फिज़िकली रिलैक्स हों, तो उसके लिए हमें उस ज़ात के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, जिस ज़ात ने हमें इस दुनिया में भेजा। उस ज़ात के साथ जुड़ने के लिए हमें उन लेयर्स को हटाना होगा। वो जो लेयर्स नेगेटिविटी की चढ़ गईं, जब वो लेयर्स हटेंगी, अंदर से एक प्योर सोल आपकी निकलेगी और वो सोल उस सोल के साथ कनेक्ट होगी जिसका वो हिस्सा है। खालिक ने अपनी रूह हमारे अंदर डाली, हमारी जो रूह है डेफ़िनेटली वो उसकी उसका एक हिस्सा है, उसके नूर का एक छोटा-सा हिस्सा है। तो वो जब दोनों कनेक्ट होंगे, हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अल्लाह ताला के साथ, तो ये सारी जो परेशानियाँ और ये सारी जो एंगर है और सारा नेगेटिव इमोशंस हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। बेहतरीन, आई थिंक दैट्स रियली सुपर्ब। और ये बेहतरीन, ये इसी से आप लगा लेना कि अभी मैं अमेरिका की एक 51 पता नहीं 55 की तरह नहीं, 50 से अबव की थी। और वो कह रही थी कि मेरी एज इतनी है, अब लग नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा होता है। इधर हमारी खवातीन 40 के बाद ही, 30 के बाद ही अपना आप छोड़ देती हैं, वो थकी थकी, क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। खवातीन जैसे हम एग्ज़ैक्टली, खवातीन का कहते हैं, तो आपने पूरे घर को संभालना है। अगर आप सुबह की टाइम जब आप 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकाल लें, थोड़ी सी मेडिटेशन योगा के लिए, तो आपका वो हुँ, सारा दिन बहुत बेहतरीन गुजर सकता है। तो आई थिंक ये एक एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है जो हमारी खवातीन में आम होनी चाहिए और उनको ये करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियली वंडरफुल। मैंने तो दरमियान में कुछ एक्सरसाइज, अच्छा टिप, मैंने सांस लेना वो मैंने किया भी है, ट्राई किया है। इट्स हाँ, रियली वेरी गुड। वंडरफुल। बहुत आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत सारी नॉलेज थी इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप बेहतरीन काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको और सलामती दे और आप इसी तरह बेहतरीन काम करती रहें। मैम एट द एंड एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? जी, बिल्कुल मेरा एक ही मैसेज है कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालें। हर ख़ातून को ये चाहिए कि वो अपने लिए, क्योंकि देखें ख़वातीन जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, इन-लॉज़ को देखना है। तो जब तक आप खुद हेल्दी नहीं होंगे, आप इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और मेंटली अ, अच्छा, हेल्थ का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम फिज़िकली अगर फिट नज़र आ रहे हैं तो हम बिल्कुल फिट हैं, हम बिल्कुल हेल्दी हैं। हमें मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और जो है इमोशनली, हमें ये चारों एस्पेक्ट्स, जब तक हम चारों तरह से हेल्दी नहीं होंगे, हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। तो हमें अपने लिए जो है वो थोड़ा-सा टाइम, जो ख़वातीन को ख़ास तौर पे अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें और लाइफ़ को एन्जॉय करें कि हेल्थ के बगैर आप किसी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को। बिल्कुल सुपर्ब। और और बहुत हम, ये शुक्रिया, तो आपने थैंक यू एक वेरी मच। बहुत बेहतरीन बात की कि स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि सिर्फ फिजिकली पे हम फोकस कर रहे होते हैं, तो हम मेंटली उन चीजों के ऊपर एग्ज़ैक्टली, फोकस नहीं कर, वो भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम बिल्कुल। फॉर दिस वंडरफुल मैसेज और सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वाचिंग। एट द एंड हम थैंक हमेशा यू, एक ही बात थैंक कहते हैं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं। इसी तरह हम एक पॉजिटिव माशरे को बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहे, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो यू। मच ओके मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।